नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ रहा है और एकदम डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपका पेपर श्योर है कि होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मानव में पाचन यानी डाइजेशन इन ह्यूमन। कैसे होता है मानव में पाचन, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इसको पढ़ सके। और सबसे खास बात है कि जो आज का जो आपके लिए जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, ये बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम से कितना क्वेश्चन उठाया गया। देखिए, इसमें से हर एक डाउट आपको दूर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल्स यानी पूरे अच्छे से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे यदि आप एक एक हेडिंग्स को अच्छे से देखते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे आपके लिए वो एमसीक्यू हो यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, ये सभी डाउट्स आज आपको क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन यानी मानव में पाचन। तो आज आप सबसे खुशी की बात है कि आज अपने बारे में आप पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में कैसे भोजन का पाचन होता है, जो हम खुद ही खाते हैं और फिर हमारे शरीर में कैसे इस सारी चीजों का पाचन हो जाता है, तो यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है। यहाँ पे पहला जो है वो है पाचन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात आती है कि पाचन यानी डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, डाइजेशन क्या होता है यानी पाचन क्या होता है, पाचन किसको कहा जाता है। यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनिए एक एक चीज को, यहाँ पे हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पाचन यानी जटिल पोषक पदार्थों को व बड़े बड़े अणुओं को रासायनिक और एंजाइम्स के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है पाचन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो पहला है यहाँ पे कि जटिल पोषक पदार्थ यानी सरल व छोटे छोटे, का मतलब है कि जटिल पोषक पदार्थों को एंजाइम्स और रासायनिक क्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा पाचन। फिर दूसरा है, आप देखिए, दूसरा है प्रक्रिया यानी इसमें कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे काम करती है, तो यहाँ पे फिजिकल यानी फिजियोकेमिकल यानी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पहले की भौतिक क्रिया। यहाँ पे भौतिक का मतलब क्या है, तो देखिए, जब भोजन को हम लेते हैं माउथ के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, ये भोजन को माउथ के अंदर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, फिर हम माउथ में लेते हैं भोजन को तो वहां पे काटते हैं, चबाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, भौतिक क्रिया होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रासायनिक क्या होता है, तो रासायनिक को देखिए, रासायनिक जब हम भोजन को चबा लेते हैं, यहाँ पे भौतिक क्रिया जब संपन्न होती है तो वो भोजन कहाँ, हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, तो स्टमक में जाता है और वहां पे बहुत से एंजाइम्स होते हैं और वहां पे अम्ल होता है, यानी ये रासायनिक क्रिया के द्वारा फिर इनका क्या होता है, पाचन हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा फिजियोकेमिकल। ठीक है, यानी इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर भोजन का पाचन होने से क्या फायदा हमें। ठीक है, तो भोजन का पाचन का मेन उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, देखिए, जब आप भोजन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपको उससे एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तात्पर्य है पाचन का, कि पाचन का तात्पर्य है कि जब भोजन का पाचन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो भोजन पचता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऊर्जा। ठीक, अब देखिए, फिर हम देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसमें अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं इसमें जो क्या होते हैं, पचित होते हैं, और कौन कौन ऐसे होते हैं जो नहीं पचते यानी अपचित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे
पचित भोज्य पदार्थ, पचित भोज्य पदार्थ हम पहले बात करेंगे। पचित भोज्य पदार्थ, पचित भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ, वे भोज्य पदार्थ जो हमारे स्टमक में, जो हमारे आहार नाल में क्या हो जाते हैं, पच जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है पचित भोज्य पदार्थ। तो पचित भोज्य पदार्थ में कौन कौन आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो पचित भोज्य पदार्थ में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड्स को आप फैट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनका पाचन हो जाता है। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन, ठीक है। ये रहा यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन, इनका पाचन हमारे आहार नाल में हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अपचित भोज्य पदार्थ। अपचित भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, यानी वे भोज्य पदार्थ जो जिनका आहार नाल में पाचन नहीं होता है, उनको कहा जाता है अपचित भोज्य पदार्थ। तो अपचित भोज्य पदार्थ कौन कौन होते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपचित भोज्य पदार्थ कौन कौन है। तो वाटर हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। वाटर यानी पानी, विटामिन्स यानी विटामिन्स, मिनरल्स यानी खनिज। क्या हो गया, खनिज। क्या हो गया, खनिज, ठीक है। तो इन चीजों का क्या होता है, इन चीजों का पाचन आहार नाल में नहीं होता है। अब बात आती है कि आखिर क्यों नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए, ये जल, विटामिन्स और खनिज ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनका पाचन आहार नाल में नहीं होता है। इनको डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। छोटी आंत के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इनके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इसलिए इनका पाचन नहीं होता है, और इनको डायरेक्टली क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। फिर हम देखें, अब यहाँ पे रहा क्या, पाचन। अब हम यहाँ पे जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया पाचन। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। क्या, पाचन तंत्र। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात हम जानेंगे, यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे, पाचन और तंत्र, यानी डाइजेस्टिव और सिस्टम। तो पहले हम समझेंगे सिस्टम क्या है, ठीक है। यानी देखिए सिस्टम हम किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे एक ही जैसे, यानी हम क्या किए हैं यहाँ पे, एक ही जैसे ये 4 मार्कर्स लिए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इन चारों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, तंत्र, ठीक है। तंत्र क्यों, क्योंकि एक ही जैसे है। तो जैसे हम बात करते हैं, एक ही जैसे कई वस्तुओं को अगर लिया जाए, तो वो आपस में जब वहां पे मिलेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, तंत्र कहा जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे अंग तंत्र, तो अंग तंत्र का मतलब क्या, कि हमारा वहां दोनों हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है। तो जब आपस में मिलेंगे तो इनको क्या बोला जाएगा, अंग तंत्र बोला जाएगा, ठीक है। तो अब बात आता है यहाँ पे पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन यानी हमारे शरीर में जितने भी पाचक अंग हैं वो आपस में मिल करके यानी सम्मिलित रूप से जब कार्य करते हैं तो उनको बोला जाता है पाचन तंत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, ठीक ना। यानी यहाँ पे आप क्या देखें कि हमारे शरीर में जितने भी पाचन का काम होता है, तो उसमें जितने भी अंग एक साथ मिलकर के सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं यहाँ पे, पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पाचन तंत्र 2 भागों में बटा होता है। पाचन तंत्र 2 भागों में बटा होता है। यहाँ पे पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं पहला आहार नाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल को ही क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है, ठीक ना। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए, ध्यान दीजिए आप। आहार नाल, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं, आहार नाल, ठीक ना। तो आहार नाल क्या होता है, जब हम माउथ के थ्रू भोजन को ग्रहण करते हैं और वह भोजन, जिस भोजन को हम ग्रहण किए रहते हैं, वह भोजन एक लंबी पाइप की नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो क्या करता है, उसी में वो रहता है, और उसी पाइप को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, या उसी को बोलते हैं आहार नाल, फूड पाइप जिसको बोला जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को ही क्या बोला जाता है यहाँ पे,
यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 9 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 9 से 10 मीटर होती है। और आहार नाल में ही हमारा जितना भी पाचन होता है भोजन का, वो किसमें होता है, आहार नाल में ही होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भोजन का पाचन किस नली में होती है, तो आहार नाल में। किसमें होता है, तो आहार नाल में होता है। ठीक है, हमारे भोजन का पाचन कहाँ होता है, आहार नाल में होता है। जब तक हमारे शरीर में भोजन है वो किस में रहेगा, आहार नाल में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए कि आहार नाल के कई विभिन्न भाग होते हैं, यानी तो इसमें अनेक जो अंग होते हैं उसमें भाग लिए रहते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो देखिए आहार नाल के, यहां से हम बात करते हैं। देखिए आहार नाल में इसके कई विभिन्न भाग होते हैं। तो यहाँ पे आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, मुख या मुख गुहा, मुख या मुख गुहा। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रास नली, ग्रास नली या ओसोफेगस। ठीक है, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। तीसरा होता है आमाशय, जिसको स्टमक कहा जाता है। चौथा होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बड़ी आंत कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें रेक्टम और एनस। ठीक है, तो आहार नाल की लंबाई यहां से देखिए कहां से स्टार्ट होती है, मुख गुहा से, और कहां, एनस तक होता है। ठीक है, इसलिए इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 9 से 10 मीटर, लगभग 9 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो ये रहा एक इसका भाग रहा आहार नाल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आहार नाल का कौन कौन भाग हो गया, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 आहार नाल के कितने भाग हैं, टोटल 7 हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए दूसरा पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां किसे कहेंगे, तो यहाँ पे अब देखिए पाचक ग्रंथियां यानी वी ग्रंथियां जो पचाने में जो पचाने में मदद करती हैं उनको क्या कहा जाता है, पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कितने ग्लैंड्स होते हैं, तो देखिए पहला होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे पहला होता है लार ग्रंथियां, पहला होता है लार ग्रंथियां, जिसको कहा जाता है सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। दूसरा जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। तीसरा लीवर, चौथा पित्ताशय, पांचवा अग्नाशय, और छठवा होता है आंत ग्रंथियां। ठीक है, यानी ये कितने होते हैं, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां 1 2 3 4 5 6 यानी पाचक ग्रंथियां टोटल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, अब एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट होता है मुख गुहा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि मुख गुहा क्या होता है। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा से अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो हम लोग अभी पढ़े हैं आहार नाल, आहार नाल में हमने सारी मतलब आहार नाल के जितने भी भाग होते हैं उनके 7 भाग होते हैं, उनका नाम बताया हमने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है तो कहां से स्टार्ट होती है, तो हमारे माउथ से होती है। ठीक है, कोई भी पूछता है कि पाचन की क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो माउथ से। कहां जा खत्म होता है, तो गुदा द्वार तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये रहा मुख यानी मुख, यहाँ पे मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा से भोजन आता है कहाँ, जब यहाँ से भोजन की धुनाई हो जाती है तो भोजन कहाँ आता है, ग्रास नली में। ग्रास नली को ही क्या बोला जाता है, ओएसोफेगस बोला जाता है या पाइप फूड बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे आता है, अब यहाँ से भोजन होकर कहाँ आता है, देखिए जब यहां से यानी ग्रास नली से भोजन आएगा तो कहां आएगा, तो वह भोजन आएगा आमाशय में यानी आपके स्टमक में यानी पेट में आएगा। ठीक, अब वहां से भोजन आएगा तो आने के बाद से फिर कहां आएगा, वहां छोटी आंत में यानी आमाशय से भोजन कहां आएगा, यानी आपके पेट से भोजन फिर वहां से निकलेगा तो कहां जाएगा, तो छोटी आंत में। फिर छोटी आंत से होकर आपका भोजन कहां जाएगा, बड़ी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत से होकर के कहां जाएगा, वो रेक्टम में जाएगा और एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से होता है मानव में पाचन। ठीक है, तो ये रहा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं अच्छे से इसको, मुख गुहा। मुख गुहा को कई नामों से जाना जाता है, जिसको आप बोल सकते हैं माउथ कैविटी, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ठीक है, देखिए आखिर माउथ को काहे कैविटी बोला जा रहा है,
तो देखिए कैविटी कब बोलते हैं, जब किसी सामान का अगर कोई वस्तु अगर उसमें छिद्र हो, होल हो, तो उसको बोला जाता है कैविटी। तो हमारे मुंह में देखिए इतना बड़ा जो होल दिख रहा है, इसीलिए इसको नाम रखा गया क्या, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ठीक ना, तो समझे ना क्यों बोला जा रहा है माउथ कैविटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे माउथ में क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे होल दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। यह हमारे आहार नल का पहला भाग होता है और यहां से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह आहार नल का पहला भाग होता है कौन, मुख। ठीक है, यहाँ पे जो ओरल कैविटी है यह आहार नल का क्या होता है, पहला भाग होता है। यहीं से क्या होता है, यहीं से क्या होता है, भोजन का पचना यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए मनुष्यों में भोजन लेने की जो क्रिया होती है उसको अंतः ग्रहण बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर से भोजन को लेकर के माउथ के थ्रू अंदर किया जाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसको अंतः ग्रहण बोला जाता है। ठीक है, तो मानव में भोजन लेने की क्रिया को क्या बोला जाता है, अंतः ग्रहण, याद रखिएगा। ठीक है, अंतः ग्रहण। अब देखिए फिर यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे दांतों की संरचना। अब देखिए हमने माउथ बताया, माउथ में ही क्या पाए जा रहे हैं, दांत पाए जा रहे हैं, यहां तक कि जीभ भी है, यहाँ पे जीवा जिसको बोला जाता है। तो यहां देखिए दांत के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ जानेंगे, लेकिन इसका पूरा डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दांत का पूरा हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दांतों की संरचना, जो दांतों की संरचना होती है वो क्या होता है, वो उनके कार्य अलग अलग होते हैं। यानी आपको यहाँ पे पता है कि जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और ये चारों प्रकार के जो दांत है संरचना के आधार पे क्या होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, किसी का काम क्या है, किसी का काम है चबाना, किसी का काम है चीड़ना, किसी का काम है पीसना और चबाना, ऐसे। ठीक है, तो यहां देखिए दांतों की जो संरचना होती है उनके कार्य के आधार पे अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दांत हमारे माउथ में कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्यों में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक आपको पता है कि जब वह अगर बच्चा है तो बच्चा के मुंह में कितना दांत होता है, तो उसके माउथ में 20 दांत होते हैं। ठीक है, और यही जो वयस्क हो जाते हैं, जो कुछ उम्र के हो जाते हैं ज्यादा, तो उनके माउथ में कितने दांत होते हैं, 32 यानी 32 होते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला का नाम है कृंतक। पहला दांत जो प्रकार है वो क्या है, कृंतक। कृंतक का काम क्या है, देखिए हम पहले चारों का नाम बताते हैं, फिर इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, कृंतक। दूसरा क्या है, रदनक। तीसरा क्या होता है, अग्रचर्वणक। और चौथा होता है चर्वणक। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पे बस इसके सिंबल से आप लोग समझ लीजिए। देखिए यानी कृंतक यानी को, क्या आ रहा है, कृंतक। तो कृंतक को यानी को से क्या हो जाएगा, काटने। यानी कृंतक का काम क्या होता है, काटना। भोजन को क्या करना, काटना। ठीक है, ये भोजन को क्या करता है, काटने का कार्य करता है। यह काटने का कार्य करता है। ठीक है, रदनक ये क्या है, रदनक का कार्य क्या है, तो यहाँ पर रदनक का कार्य है क्या, इसको फाड़ना या फाड़ने का कार्य करता है। कौन, रदनक। यानी दूसरा जो प्रकार है वो क्या करता है, फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये फाड़ने का काम करता है या रौंदना का काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा जो अग्रचर्वणक है उसका काम क्या है, तो इस देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है ये क्या करता है, पीसने के साथ साथ क्या करता है, पीसने व चबाने का काम करता है। चबाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अग्रचर्वणक का काम क्या है, देखिए यहाँ चौ से यानी को से क्या था, काटने का, र से क्या था, फाड़ने का, और चौ जो चौ है तो चौ का काम क्या है, चबाने से। और यहाँ पे भी क्या है, चौ से है, तो यहाँ भी दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पे पीसने व चबाने का, पीसने व चबाने का। ठीक है, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के दांतों का अलग अलग कार्य होता है हमारे माउथ में। चारों का क्या क्या है, पहला कृंतक है। कृंतक का काम क्या है, काटना। भोजन के कणों को क्या करता है, भोजन को क्या करता है, काटता है। काट काट के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है।
फिर देखिए रत्नक, रत्नक का काम क्या है, ये फाड़ने का काम करता है, ठीक है। अग्रचर्मणक का काम क्या है, पीसने और चबाने का। फिर चर्मणक का काम क्या है, पीसने व चबाने का, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए हमारे माउथ में, ये जो माउथ है, जो बक्कल कैविटी है, इसके अंदर ये क्या होता है, 3 प्रकार के लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। हमारे माउथ में यानी जो बक्कल कैविटी होता है उसमें क्या होता है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए यहाँ पे जो लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। दूसरा होता है सबलिंगुअल, तीसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है। अगर इन तीनों ग्रंथियों की हम बात करते हैं तो तीनों ग्रंथियों में सबसे जो मेन होता है वो कौन होता है, पैरोटिड ग्रंथि। कौन होता है, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। यह ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन, तो पैरोटिड ग्रंथि। आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो क्या बताएंगे आप, पैरोटिड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहां तक देखिए फिर यहाँ पे सांप में जहर का कार्य, यही क्या करता है, पैरोटिड ग्रंथि सांपों में जहर का कार्य करता है। कौन, सांपों में जहर का काम कौन सा ग्रंथि करता है, तो पैरोटिड ग्रंथि करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा। अब देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे माउथ में जो लार पाए जाते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे पहला होता है लाइसोजाइम, यानी हमारे माउथ में 4 प्रकार के जो 4 लार पाए जाते हैं। कौन कौन है, लाइसोजाइम है, यहाँ पे दूसरा टाइलिन है, तीसरा डायस्टेज है और चौथा क्या है, म्यूकस है। ध्यान दीजिए इनके बारे में अच्छे से जानिए। लाइसोजाइम क्या करता है, ये हमारे माउथ में ज्यादा मात्रा में कौन लार निकलता है, तो लाइसोजाइम। हमारे माउथ में सबसे ज्यादा मात्रा में लार कौन सा निकलता है, लाइसोजाइम। क्यों, क्योंकि लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी मार देता है। जो भी आप भोजन वगैरह करते हैं या आप देखते हैं आप कि कहीं से आते हैं और डायरेक्टली चले गए और वहां पे भोजन मिला या प्रसाद वगैरह मिला, आप तुरंत खा गए और वो खाए तो वहां पे आपके हाथ के थ्रू क्या, आपके हाथ में ही कुछ जीवाणु है वो भी चले गए साथ में आपके माउथ में, तो वहां पे कौन किल करता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। अक्सर आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा ही लाइसोजाइम पाए जाते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा लार पाए जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि छोटे बच्चों में लार पाया जाता है और लार कितना ज्यादा होता है कि लार नीचे टपकने लगता है, ठीक है। और इसकी वजह से उनके गले पर अलग दूसरा कपड़ा भी लगा दिया जाता है, ठीक ना। तो कितने लोग कहते हैं कि गांव में क्या कहते हैं कि ये लार टपका हुआ है, यानी क्या है, इसका लार चू रहा है, ठीक ना। तो देखिए वो खराब नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये उसके अंदर लाइसोजाइम ज्यादा बना है। अगर वो क्या होता है, छोटे बच्चों में लाइसोजाइम ज्यादा बनता है। क्यों, इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं भी अगर कुछ गिरा होता है तो उसको क्या करते हैं, उठा के खा जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर देखते होंगे छोटे बच्चे मिठाई वगैरह गिर जाता है, किंदा में मिट्टी रहता है, वहां उठा के फिर मुंह में डाल लेते हैं, ठीक ना। तो वहां पे होता है क्या, उस मिट्टी के थ्रू जो भी जीवाणु अगर उसके मुंह में गया होंगे तो उनको कौन मार देता है, लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। क्या करता है लाइसोजाइम, क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है, ठीक है। कहां मार देता है, तो हमारे माउथ में ही मार देता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइलिन और डायस्टेज। देखिए टाइलिन क्या करता है, स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, ठीक है, मंड का पाचन करता है। देखिए टाइलिन यानी हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, हम देखिए तो ये टाइलिन भी है। तो टाइलिन जैसे हम बात करते हैं कि भोजन हम लोग करते हैं तो रोटी को जितना ही चबाते हैं तो रोटी क्या होता है, और मीठा लगने लगता है, ठीक है। किसकी वजह से, तो वहां पे टाइलिन नामक एंजाइम ज्यादा बनता है। जब हम ज्यादा रोटी को चबाते हैं तो ज्यादा हमारे माउथ में क्या बनता है, टाइलिन नामक एंजाइम बनता है। और उस दौरान क्या होता है, वह टाइलिन उस भोजन में मिल जाता है और वो भोजन को मिठास प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या करता है, भोजन को मिठास प्रदान करने का काम करता है कौन, टाइलिन, ठीक है। और ध्यान दीजिए डाइजेस्ट, टाइलिन और डाइजेस्ट दोनों का काम क्या होता है, भोजन का पाचन, यहाँ पे मंड का पाचन करना, ठीक है। और किसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी पे क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो हमारे माउथ में होता है। किसके थ्रू होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट म्यूकस की बात करते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, भोजन को लसलसा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, यानी भोजन को क्या करता है, लुगदी बनाने का काम करता है।
भोजन को लुगदी बनाने का काम करता है कौन? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? भोजन को लुगदी बनाने का काम करता है, चिपचिपा बनाने का काम करता है, लसलसा बनाने का काम करता है, ठीक है। जिससे क्या हो सके, जिससे कि जो भोजन है वो भोजन हमारे ग्रसनली में आसानी से जा सके, ठीक है। तो इसको कौन चिपचिपा बनाता है? भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? तो म्यूकस बनाता है। कौन बनाता है? तो म्यूकस बनाता है। भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? तो भोजन को चिपचिपा म्यूकस बनाता है, ठीक है, याद रहना चाहिए। अब देखिए, तो म्यूकस रहा यहाँ पे, म्यूकस का काम क्या रहा? भोजन को चिपचिपा बनाना, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपने क्या पढ़ लिया? पूरा माउथ पढ़ लिया, ठीक है। और माउथ के बाद से आप क्या पढ़ेंगे? देखिए, माउथ के बाद से आपने पढ़ा क्या? सलेवरी ग्लैंड्स। और सलेवरी ग्लैंड्स में आपने इन सारी चीजों को पढ़ा, ठीक है। अब होता क्या है, जब यहां से म्यूकस के थ्रू भोजन जब लसलसा चिपचिपा हो जाता है तो वहां से भोजन कहाँ आता है? हमारे ग्रास नली में। कहाँ आता है? ओइसोफेगस में आता है। कहाँ आता है? ओइसोफेगस में। याद रखिएगा, ओइसोफेगस, कोई पूछता है हमारे आहार नाल में, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? तो बाबू किस में पाचन नहीं होता है? ये ग्रास नली में नहीं होता है। भोजन का पाचन किस में नहीं होता है? तो ग्रास नली में नहीं होता है भोजन का पाचन, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम्स, कोई भी यहाँ पे अम्ल नहीं पाए जाते हैं। ये एक बिल्कुल एक पाइप के सदृश रचना होता है और इसमें क्रमकुंचन क्या होती है? गतियां होती है, ठीक है। और ये जो पाइप होता है ग्रास नली, ये जो ओइसोफेगस, ये क्या होता है? देखे होंगे अक्सर आप पाइप, वो पाइप के समान ही क्या होता है? एक ग्रास नली होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? फैलने और सिकुड़ने की क्रिया पाई जाती है। क्योंकि कभी कभी देखते हैं आपके भोजन करते हैं तो कभी आपके ग्रास नली में भोजन फंस जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, आप देखते हैं जैसे सांप को, मैं बताऊं आपको समझने के लिए, तो सांप को आप लोग देखते हैं कि सांप का जो शरीर होता है बड़ा पतला होता है, लेकिन वो क्या करता है, जब मेढक को निगलता है तो वो क्यों आसानी से निकल लेता है? क्योंकि उसके शरीर में क्रमाकुंचन गति होता है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, उसका शरीर जितना ही वो बेंग को जो मेढक को निगलता है ना, तो वो क्या होता है, उसका शरीर वहां पे फैलते जाता है, वो पाइप जो है उसका वो फैलते जाता है और फिर वो आगे खसकता जाता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा ओइसोफेगस भी होता है, यानी ग्रास नली होता है, ठीक है। तो हमारे भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में नहीं होता है? तो ओइसोफेगस में नहीं होता है, फूड पाइप में नहीं होता है, ठीक है, ग्रास नली में नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूं। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा, किसकी? यहाँ पे तो ग्रास नली की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रास नली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ग्रास नली, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है बाबू? तो किसमें नहीं होता है? ग्रास नली में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये पाइप के जैसा एकदम स्ट्रक्चर रहता है और पाइप में इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, ग्रास नली को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। यानी ग्रास नली को किसके नाम से जाना जाता है? फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, ठीक। ग्रास नली की लंबाई 25 सेमी होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें क्रमानुकुंचन, यानी इसमें क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, जिसके वजह से भोजन को क्या करता है? धक्का देकर के कहां फेंक देता है? कहां फेंक देता है? तो यहां आमाशय में फेंक देता है, स्टमक में फेंक देता है, ठीक है। यानी ये धक्का देने का काम करता है, फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से भोजन कहां आता है? स्टमक में आता है, ठीक है। अब देखिए, ये रहा कौन? ग्रास नली। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरा, यानी किसका बात करेंगे हम? आमाशय का, यानी आमाशय यानी स्टमक की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? स्टमक की बात करेंगे। स्टमक यानी अमाशय, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय का मतलब आप समझ लीजिए, अमाशय किसको कहते हैं? तो पेट को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अमाशय क्या होता है, अब हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा पेट होता है ये किसके आकार का होता है बाबू? ये हमारा पेट कैसे होता है? तो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, एकदम गुब्बारे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। हमारे जो हमारा स्टमक होता है किसके आकार का होता है? स्टमक जो होता है गुब्बारे के जैसा होता है, ठीक ना। देखिए, जो पेट के अंदर, यानी जो पेट के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे उदर के अंदर है उसको क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं, ठीक है। उदर जो हमारा पेट का ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। उदर के अंदर क्या पाया जाता है? पेट पाया जाता है, पेट, ठीक ना। और पेट कैसा होता है? एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक एक गुब्बारा। गुब्बारे में आप जितना हवा भरेंगे वो
दोबारा उतना ही क्या करेगा, फूलता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पेट का भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और देखिए पेट हमारा, ये देखिए एक थैलीनुमा संरचना होता है, हो गया। यहाँ देखिए जो भोजन है ना, भोजन सबसे ज्यादा कहाँ ठहरता है, तो हमारे अमाशय में ही भोजन सबसे ज्यादा ठहरता है। ठीक है, यानी जो हमारा फूड पाइप होता है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से भाग में सबसे ज्यादा भोजन ठहरता है, तो है अमाशय, यानी क्या बोलते हैं उसको, स्टमक बोलते हैं, पेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पेट में सबसे ज्यादा देर तक भोजन ठहरता है, लगभग 4 घंटा तक भोजन हमारे अमाशय में ठहरता है। ठीक है, यानी 4 घंटा तक भोजन हमारे अमाशय में क्या करता है, ठहरता है, जिससे भोजन का पाचन आसानी से होता है। फिर देखिए अब इसमें अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, अमाशय में केवल प्रोटीन का ही पाचन होता है। देखिए आप क्या समझे यहाँ पे कि हम आपको पहले बताया माउथ में किसका पाचन हो रहा था, तो स्टार्च का पाचन हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, माउथ में किसका पाचन हो रहा था, स्टार्च का पाचन हो रहा था। अब यहाँ पे किसका पाचन हो रहा है, तो स्टमक में याद रखिएगा किसका पाचन होता है, केवल प्रोटीन का पाचन होता है और किसी का नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब फिर बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जठर रस का स्राव करता है। जो स्टमक होता है यानी जो आपका अमाशय है, ये जठर रस का स्राव करता है। जठर रस में कौन कौन से रस आते हैं, तो एक पहला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है एंजाइम्स, तीसरा होता है म्यूकस जिसको श्लेष्मा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्लेष्मा। 3 याद रखिएगा। जठर रस कितनी, जो अमाशय है वो आपका जठर रस का स्राव करता है। जठर रस में कौन कौन रस पाए जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, दूसरा एंजाइम और तीसरा म्यूकस। ठीक है, अब देखिए ये जठर रस का हो गया। अब एक बात करते हैं, जो अमाशय होता है इसके 3 भाग होते हैं। अमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अमाशय कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन होता है, देखिए कौन कौन होता है, पहला होता है कार्डियक। कौन होता है, पहला कार्डियक होता है, दूसरा कौन होता है, फंडिक होता है, तीसरा कौन होता है, पाइलोरिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका स्टमक, मैंने क्या बताया कि आपका जो स्टमक है ये क्या होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका स्टमक कैसा होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, भोजन को काफी देर तक रोक के रखता है। ये यहाँ पे भोजन काफी देर तक ठहरता है और लगभग 4 घंटा तक ये भोजन अमाशय में यहाँ पे ठहरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ये प्रोटीन का पाचन करता है। कौन, स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है, याद रखिएगा। पेट में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का, केवल प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट यह जठर रस का स्राव करता है। कौन, स्टमक जठर रस का स्राव करता है। जठर रस कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अब वो 3 होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम और फिर तीसरा क्या होता है, म्यूकस होता है जिसको श्लेष्मा बोला जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्टमक के प्रकार। स्टमक कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टमक बाबू 3 प्रकार के होते हैं। स्टमक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्टमक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो कार्डियक होता है, पहला कार्डियक होता है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे फंडिक होता है और तीसरा क्या होता है, तीसरा यहाँ पे होता है आपका पाइलोरिक, यानी इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक एक के बारे में जानेंगे कि कार्डियक का काम क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, आपको यहाँ पे दिखाया गया है कार्डियक में क्या है, HCl है। क्या है, HCl। ये देखिए ये स्टमक का पहला भाग होता है। कौन होता है, कार्डियक स्टमक का पहला भाग होता है। ध्यान दीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप देखते रहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखिए पहला क्या है, स्टमक का पहला भाग होता है बाबू कार्डियक। क्या होता है, कार्डियक। क्यों इसको कार्डियक नाम रखा गया, देखिए ये आपके कार्डियक किसको, कार्डिकोलॉजी, यानी यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड है कार्डियक। ठीक ना, तो ये हार्ट के जस्ट नीचे ही पाया जाता है, इसलिए इसका नाम किससे है, कार्डियक शब्द से है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्टमक का पहला भाग क्या है, कार्डियक। कार्डियक में क्या पाया जा रहा है, HCl। क्या पाया जा रहा है, HCl का काम जानिए। HCl क्या करता है, HCl यहाँ पे HCl का काम जानिए। तो HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। दूसरा ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है और साथ ही साथ क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से क्या करता है, बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है।
ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि स्टमक का पहला भाग कार्डियक होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और कार्डियक क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि ये हार्ट के जस्ट नीचे है, इसलिए इसका नाम कार्डियक रखा गया। अब देखिए कार्डियक में क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। इसका क्या नाम है, पूरा नाम HCl का, तो HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है यहाँ पे, तो देखिए ये क्या करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, या भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। दूसरा यहाँ पे ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब तो आप क्वेश्चन करेंगे सर जीवाणु तो आपके माउथ में ही मर गए थे, लेकिन बात आती है कुछ थेथर जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एकदम बेहाय के जैसे होते हैं, जो वहां पे जहां भी उनको फेंक दिया जाए वहां पे भी पनप जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वो लाइसोजाइम उसको नहीं मार पाता है, ठीक ना, और वो भूल चूक से क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तब तक कि HCl तो तैयार है, HCl तैयार है, इसका क्या होता है, इसका pH मान कम होता है, ठीक ना, तो ये बड़ी ही हार्ड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे जीवाणु आता है उसको तुरंत क्या करता है, ये HCl उसको मार देता है, किल कर देता है, ठीक है। तो ये जीवाणुनाशक होता है। फिर ये भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये रहा कार्डियक, कौन भाग, ये स्टमक का पहला भाग कार्डियक रहा। दूसरा ये देखते हैं, दूसरा क्या होता है, फंडिक। क्या होता है, यानी स्टमक का जो दूसरा भाग होता है कौन होता है, फंडिक, ठीक ना। तो यहां देखिए ये फंडिक स्टमक का दूसरा भाग होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें कांटे नुमा संरचना पाई जाती है। ये किसमें, फंडिक में कांटे नुमा संरचना पाई जाती है। और ये क्या करता है, भोजन को यहाँ पे लुढ़कने से रोकता है, यहाँ पे भोजन को क्या करता है, रोकने का काम करता है। और इसको क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। यानी फंडिक में एक कांटे समान कांटे नुमा संरचना पाई जाती है जो भोजन को रोकने का काम करता है, और उसको क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है, ठीक है। अक्सर आप लोग देखिएगा जब क्या होता है, व्रत रहता है कोई आदमी या कोई बच्चा जब भूखा होता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। उस दौरान होता क्या है, जब ये जो रूजी खाली, यहाँ पे जो ये स्थान है ना खाली रहता है, तो उस दौरान क्या होता है, एक कांटे नुमा संरचना चुभने लगता है। उस दौरान क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो पेट में दर्द किसकी वजह से होता है, तो ये रूजी की वजह से। यानी जो फंडिक होता है, फंडिक में कांटे नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को रूजी बोला जाता है। क्या करता है, भोजन को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा है पाइलोरिक, ठीक है। अब यहां पे हम समझते हैं पाइलोरिक। हमने आपको दो चीजें बता दिया, कार्डियक और दूसरा क्या बता दिया, फंडिक। अब हम स्टमक यानी आमाशय का तीसरा जो भाग है इसको हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो तीसरा भाग है वो क्या है, पाइलोरिक, पाइलोरिक है, ठीक है। तो पाइलोरिक में देखिए, पाइलोरिक में दो एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं, दो। पहला होता है रेनिन। क्या होता है, पहला यहाँ पे होता है, पाइलोरिक में दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है रेनिन, पहला रेनिन। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, तो दूसरा होता है पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। तो पहला क्या होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों का कार्य क्या है। देखिए तो अब हम बात कर रहे थे क्या, पाइलोरिक, ठीक है। तो पाइलोरिक यानी पाइलोरिक, यहां देखिए पाइलोरिक हमने बताया यहाँ पे जो जठर रस, यहाँ पे दो प्रकार के क्या एंजाइम्स को स्रावित करते हैं। कौन कौन है, तो पहला है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन, ठीक है। रेनिन का काम क्या है, रेनिन क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। रेनिन दूध को क्या करता है, दही में परिवर्तित कर देता है। और देखिए बात करते हैं यहाँ पे, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं, तो जब वो दूध क्या बकोड़ते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, वो दूध क्या हो जाता है, परिवर्तित हो गया रहता है दही में। किसकी वजह से, रेनिन की वजह से। यानी बच्चों में रेनिन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेनिन की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो बच्चों में, ठीक है। 1 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनमें रेनिन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए जब बच्चा दूध पीता है तो वो बच्चा जब क्या करता है, उसको बाहर जब वो उड़ेल लेता है तो वो दूध किसके फॉर्म में चेंज हो गया रहता है, दही के फॉर्म में, ठीक है। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दूध का पाचन नहीं होता है, ठीक है, वो पीते हैं और उनके पेट में अक्सर गैस वगैरह बन जाता है, जो काफी एजेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनके शरीर में रेनिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि उनका दूध लेने का जो कंटिन्यू जो हैबिट्स था वो खत्म हो गया, यानी टूट गया है, ठीक है। और उसमें रेनिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है वहां पे कि उनके शरीर में जो
रेनिन बनना चाहिए और रेनिन बनने का क्रम खत्म हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और उस दौरान वो दूध लेता है इंसान, तो क्या होता है, ज्यादातर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेनिन का फॉर्मेशन किसमें होता है, तो छोटे बच्चों में होता है जो 1 साल के कम के होते हैं। इसलिए वो जो दूध पीते हैं वो किन में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पे पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन यहाँ पे पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। किसको, तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। यानी पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है और किसमें तोड़ देता है, पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन में तोड़ देता है। तो एक बात और याद रखिएगा यहाँ पे कि मैंने आपको पहला बताया कि मुंह में यानी मुख गुहा में किसका पाचन हो रहा था, तो स्टार्च का बाबू, किसका पाचन हो रहा था, स्टार्च का। फिर मैंने आपको क्या बताया वहां पे, फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक में भी क्या होता है, स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसमें हो रहा, जो पाइलोरिक है इसमें भी क्या हो रहा है, यानी पाइलोरिक में क्या हो रहा है, प्रोटीन का पाचन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको एज दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मिल्क है जो रेनिन की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जा रहा है, कर्ड में, ठीक है, यानी दही में। फिर देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन यानी प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों एंजाइम होते हैं रेनिन और पेप्सिन काम करते हैं, ठीक है। तो रेनिन का काम क्या होता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देना, दूध के पाचन में मदद करता है। और जो यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे पेप्सिन होता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है, पेप्टोन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि कहां पे प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हो जाता है, तो आप बताएंगे आमाशय के पाइलोरिक में प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज है यहाँ पे, देखिए अक्सर देखिए क्या होता है, अक्सर कहीं आप शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं तो वहां पे होता क्या है कि आप वहां पे मिलता है वहां पे भोजन वगैरह, तो वहां पे अनेकों प्रकार का ज्यादा मतलब फैटी भोजन मिलता है। वहां पे आपको चाउमीन मिल गया, बर्गर मिल गया, चाट वगैरह मिल गया, तो आप खूब खा लिए, ठीक है। और भोजन वगैरह भी खा लिए खूब मजे से। तो वहां पे अक्सर क्या हो जाता है, वहां पे होता क्या, भोजन आप ज्यादा कर लेते हैं, तो अब वो भोजन कर लेते हैं, तो जो भोजन करता है ना उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर में जो स्टमक है वो स्टमक क्या करता है, लगातार HCl का श्रवण करता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब वहां पे होता क्या है कि जब भोजन का पाचन होता है तो उस दौरान कभी मतलब ढकार आता है, तो वही धुआं ढकार जिसको आप बोलते हैं, बड़ी ही तीखा होता है। कब क्यों होता है वो तीखा, क्योंकि यहाँ पे जो HCl की मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और भोजन में जब HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वही क्या होता है, वहां पे तीखा हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा ही मतलब कहते हैं कि ऐसे कि मतलब ये लग रहा है कि नाक ही जल गया, इतना खतरनाक मतलब वो क्या होता है, धुआं ढकार आता है। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी उसका फार्मूला क्या होता है, MgOH का ट्वाइस, ठीक है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको कहा जाता है। उस दौरान आप इनो को लेते हैं तो तुरंत वो क्या करता है, रिलीफ पहुंचाता है, वो तुरंत इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको राहत फील कराता है, ठीक है। कौन, तो यहाँ पे इनो, यानी इस क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक ना। तो यहाँ पे HCl के द्वारा ये सब होता है, ठीक ना। तो देखिए कई बार ऐसे होता है कि जब वोमिटिंग कर देते हैं बच्चे, मतलब जब बच्चे वोमिटिंग कर देते हैं, कोई भी वोमिटिंग कर देता है, उस दौरान होता क्या है कि उसके नाकों में जलन होने लगता है, उसके यहाँ पे गले में खराब यानी जलन होने लगता है। किसकी वजह से, HCl की वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक ना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चर्चा करने से पहले, नेक्स्ट को जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं फिर आपको नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या, यहाँ पे जो कार्डियक है, तो कार्डियक यहाँ पे क्या है, इसमें HCl पाया जा रहा है। अब बात आती है, देखिए आप लोग कितने बार यहाँ पे कई जो लोग क्वेश्चन करते होंगे कि बताइए क्या कारण है कि जब हम मांस खाते हैं तो हमारे शरीर में मांस गल जाता है, जबकि हमारा शरीर मांस का बना है, और हम मांस खाते हैं तो मांस गल जाता है और हमारा शरीर नहीं गलता है, क्या रीजन है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्यों नहीं गलता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो HCl है, HCl होता है, तो यहाँ पे एक लेयर पाया जाता है, यहाँ पे जस्ट ये जो कार्डियक है ना, कार्डियक के नीचे यहाँ पे क्या पाया जाता है, लेयर, ठीक है, यहाँ पे लेयर पाया जाता है। ये लेयर किसका होता है, तो ये म्यूकस का लेयर होता है,
किसका होता है, म्यूकस, यानी इसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, इसके जो सतह पे क्या पाया जाता है, म्यूकस, और यह म्यूकस ही HCl से क्या करता है, इसको बचाता है। तो कार्डियक के यहाँ पे जो कार्डियक है, कार्डियक के स्तर को कौन ढका रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन के होने की वजह से ही HCl इस पे कोई प्रभाव नहीं अपना दिखा पाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा मांस नहीं गलता है, और जो मांस आता है उसको क्या करता है, HCl छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक ना, और आसानी से उसका पाचन हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जो इसका और भी अभी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी ये रहा पार्ट वन में आपको मैंने बस बताया कहाँ, आमाशय तक यानी स्टमक तक ही मैंने आपको बताया, और इसका आप नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है, रेक्टम गुद्दा के बारे में हम आपको बताएंगे, उसमें लिवर होगा, पित्ताशय होगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।